धाकड़ खबर बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। एक मामला आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि फला पत्रकार पर यूएपीए लगा दिया गया है। फला मामले में दिल्ली हिंसा के आरोपी ताहिर हुसैन पर यूएपीए लगा दिया गया है। तो सवाल आपके जहन में आना चाहिए कि आखिर ये यूएपीए है क्या, ये कब वजूद में आया और वजूद में आने के बाद ये कैसे कैसे आगे बढ़ते हुए आज यहाँ तक पहुंच रहा है। क्या पत्रकारों पर भी लगाया जा रहा है और दिल्ली दंगे के जो आरोपी हैं उन पर भी लगाया जा रहा है। उससे पहले आतंकवाद के मामलों में लगाया जाता था। तो इस सारे पहलुओं पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट महमूद राचा साहब। वो इस मामले पे मैं कह सकता हूं कि पीएचडी कर चुके हैं। उन्हें इस मामले को समझा है और इस मामले से जुड़े हुए बहुत सारे मुकदमे भी लड़े हैं। तो बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। शुक्रिया मेरे से बात करने के लिए और जय भीम जी। तो पहला मेरा सवाल जो मैं आपसे करूं कि यूएपीए जिसका फुल फॉर्म होता है अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, ये कब वजूद में आया? जो हमने गूगल किया उसके हिसाब से दिखाता है दिसंबर 1967 में ये वजूद में आया कानून। किस लिए वजूद में आया था ये? देखिए, जब ये वजूद में आया था तो 1967 था और जो आईपीसी की धाराओं के तहत कुछ ऐसी गतिविधियां होती थी जो कि आईपीसी की धाराओं के तहत कवर नहीं होती थी और थोड़ी उनके साथ सख्ती बरतने की जरूरत थी। उन चीजों के लिए ये अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट आया था 1967। ये तो है आपके पहले सवाल का जवाब। लेकिन इसका जो आज इस्तेमाल हो रहा है, अगर उसकी हिस्ट्री ट्रेस की जाए तो ये हिस्ट्री सबसे पहले शुरू होती है 1985 में जब टाडा आया था, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज एक्ट 1985 में। ये आतंकवाद की घटनाओं को टैकल करने के लिए और उनको सजा दिलाने के लिए बहुत ही सख्त किस्म का लॉ था, जिसकी पूरी दुनिया में हमारे देश में भी बहुत मजम्मत हुई, जिसकी बहुत क्रिटिसिज्म हुई और उसका बहुत ज्यादा बेजा और गलत इस्तेमाल भी हुआ। यहां तक कि जो कि टेररिस्ट एक्टिविटी होती है, बुनियादी तौर पे टेररिस्ट एक्टिविटी का मतलब होता है जो हमारे मुल्क के खिलाफ बुनियादी तौर पे बगावत जैसी बात हो और जो लोग बलपूर्वक ताकत के जरिए और ऐसी चीजों के जरिए जैसे बम, बंदूकें और आर्म्ड रिबेलियन टाइप की स्थिति हो और जो देश के खिलाफ बुनियादी तौर पे, तो उसके लिए टाडा जैसा सख्त लॉ आया था। लेकिन उसके नतीजे क्या हुए कि कुछ ही सालों में जो लोग जिनको ये कहा जाता था आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हैं, उनके अलावा बिजनेस राइवलरी में इस्तेमाल होने लगे। लोगों ने किसी से पैसे रिकवर करने थे या किसी को दबाव में लेना था तो पुलिस को पैसे देके, यहां तक कि एक टाइम तो ऐसा था कि चाकू तक पे टाडा लगता था। सिर्फ कंट्रीमेट पिस्टल पे नहीं, चाकू तक पे टाडा लगता था। जब मैंने वकालत शुरू की, जो अपना पहला पर्सनल केस जो शुरू किया वो एक चाकू का केस ही था, टाडा, जिस पे 5 टाडा लगी हुई। तो वो संजय दत्त पर भी लगा था? संजय दत्त पे भी टाडा लगा था जी। 93 के बॉम्ब ब्लास्ट में जो संजय दत्त पे टाडा लगा था, सेक्शन 5 ही लगा था कि उसने अपने पास हथियार रखे, अवैध हथियार। और संजय दत्त के ऊपर जो एलिगेशन थे वो AK-47 रखने के थे। जी। अब मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, वो केस ठीक से नहीं लड़ा गया था, इसीलिए संजय दत्त को वो सजा भी हुई, पर ये एक वो दीगर कहानी। मगर मैं आपको क्या कह रहा हूं कि एक चाकू के रखने पे भी वही दफा लगती थी जो संजय दत्त के AK-47 की एलिगेशन रखने पे थी। ये उसका मिसयूज था। उसके बाद जो हुआ 2001 में पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, उसके नी जर्क रिएक्शन में 97 में जो टाडा खत्म हुआ था, इसीलिए हुआ था कि इसका मिसयूज हो रहा है, इसके कोई फायदा नहीं पहुंच रहा आतंकवाद को रोकने के लिए, बल्कि इसका नुकसान ज्यादा हो रहा है। ठीक है। वो उसको राजनीतिक अपने वो दुश्मनियां निपटाने के लिए और बिजनेस राइवलरी निपटाने के लिए कर रहे हैं इस्तेमाल। उसके बाद पोटा आया, पार्लियामेंट अटैक के बाद नी जर्क रिएक्शन था, ये भी बगैर कुछ सोचे समझे पोटा आ गया और पोटा का भी मिसयूज हुआ। और आप लोगों को अगर याद होगा 2004 के यूपीए जो सरकार बनी थी, उसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा यह था कि हम पोटा को खत्म कर देंगे जी। और यूपीए मनमोहन सिंह साहब की पहली सरकार आते ही 2004 में पोटा को रिव्यू कर दिया और वो खत्म कर दिया गया। और उसके लिए बाकायदा पार्लियामेंट ने एक्ट पास करके किया और उस एक्ट में लिखा था साफ तौर पे कि इस कानून का बहुत ज्यादा मिसयूज हुआ है,
इसका गलत इस्तेमाल हुआ है और इससे कोई फायदा नहीं हुआ बल्कि नुकसान ही हुआ है, इसलिए हम इसको विड्रॉ करते हैं। सवाल मेरा एक ये है यहाँ पे कि जो 1967 में यूएपीए बना वो 1985 में जाके टाड़ा हो जाता है और 2001 में आके वो कोटा हो जाता है, ये आपने बताया अभी तक? नहीं, हो नहीं जाता। 1967 का कानून जिंदा है तब से। अच्छा। लेकिन आतंकवाद की घटनाओं को टैकल करने के लिए 1985 में टाडा आया और 2001 में पोटा आया और 1997 में टाडा को खत्म किया गया, ये एक्सटेंड नहीं किया गया क्योंकि 5-5 साल के लिए आता था, तो पार्लियामेंट 5 साल के लिए बनाती थी उसे। ये कह के किया गया कि इसका कोई फायदा नहीं है इसको एक्सटेंड करने से, बल्कि नुकसान और हो रहा है इसका। आतंकवाद रुक नहीं रहा, इससे आतंकवाद बढ़ रहा है और आतंकवादियों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्या वो यूएपीए जो 1967 में बना था वो कारगर साबित नहीं हो पा रहा था, जो 85 में टाडा लाने की जरूरत पड़ी और 2001 में पोटा लाने की जरूरत पड़ी, और फिर जब ये दोनों आए टाडा और पोटा तो यूएपीए लगाना बंद कर दिया? हाँ, यूएपीए लगाना बंद हो गया था। अच्छा, ठीक है। बिल्कुल, उसका वो एक डेड तरीके से पड़ा रहा वो कानून 2004 से लेके और 2008 तक, फिर एकदम रिवाइव हो गया 1967 का यूएपीए। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ। तो 2004 से लेके 2008 तक यूएपीए 2004 वाला चला। वो अमेंडमेंट हुई थी 1967 एक्ट में, 2004 में अमेंडमेंट हुई, पार्लियामेंट ने किया और वो इस्तेमाल किया 2008 तक। मगर उसमें भी वो बहुत सख्त कानून नहीं था, जो कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, जैसे कि किसी भी व्यक्ति की बेल जो है उसका राइट होती है। तो यूएपीए 1 जो कि 2004 का था, उसमें बेल की जो कंडीशंस थी वो इतनी सख्त नहीं थी। लेकिन 2004 से 2008 तक आतंकवाद की घटनाओं को आपने देखा होगा, बड़े ही आराम से टैकल किया यूएपीए ने भी, जो कि एक इतना खराब एक्ट नहीं था। लेकिन फिर सडनली मुंबई अटैक होता है। मुंबई अटैक के 1 महीने के अंदर अंदर 2 कानून आते हैं 31 दिसंबर 2008 को। ठीक है। तो हमारे चिदम्बरम साहब है वो लाए थे, शिवराज पाटिल जी को हटा दिया गया था, और चिदम्बरम साहब जो कि आज इस कानून की बुराई करते हैं, वो खुद इस कानून को लेके आए थे जी। और ये एक बहुत ही ज्यादा एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है जी। इसमें बेल की प्रोविजंस बहुत ही मुश्किल है और दूसरे भी जो इसके प्रोविजंस है वो बहुत ही सख्त हैं, जिससे कि न्याय नहीं होता, बल्कि किसी भी आदमी को पकड़ के अगर पुलिस बंद कर दे तो उसको सजा होने के ज्यादा चांस रहते जी। अब वो बेगुनाह है या गुनहगार है, इसकी छानबीन करना इस कानून के तहत कोर्टों के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है। ये इसकी सबसे बड़ी खराबी है। तो ये एनआईए और यूएपीए 2008 31 दिसंबर को यूपीए सरकार लाई थी और उसका मिसयूज करके बहुत सारे मुसलमानों के ऊपर, बहुत सारे क्रिश्चियंस के ऊपर, बहुत सारे सिखों के ऊपर और बहुत सारे आदिवासी और शेड्यूल्ड कास्ट के ऊपर ये झूठे मुकदमे लगाए गए थे, जिसकी एक लंबी फहरिस्त है। इंडियन मुजाहिदीन का जो झूठा जो एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की गई थी, वो भी इसी कानून के तहत की गई थी और उसमें चिदम्बरम साहब का भी हाथ है और हमारे बहुत सारे जो बड़े नेता हैं आज जो बहुत सेकुलर नेता बनते हैं, उनका भी पूरा पूरा हाथ है इंडियन मुजाहिदीन की झूठी एक तंजीम क्रिएट करने। अमित शाह के गृह मंत्री बन जाने के बाद एनआईए और यूएपीए में क्या बदलाव हुआ? जो एक बड़ा बदलाव हुआ 2019 में, वो ये हुआ कि पहले टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को बैन करने का प्रावधान था। 2 तरह के थे प्रावधान, एक तो जो अनलॉफुल असेंबली या अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन होती थी और एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, 2 तरह के प्रावधान थे, लेकिन दोनों ही ऑर्गेनाइजेशंस का होना, कोई तंजीम का होता था बैन होना। लेकिन 2019 में इन्होंने एक इंडिविजुअल को भी ब्लैकलिस्ट करने के लिए ये प्रावधान में चेंज किया, ये इसका सबसे बड़ा चेंज है। लेकिन ये सब एक जो वो कॉपी कैट वाली बात होती है ना, अंधभक्ति अमेरिका की, जो कि 2001 के बाद वहां जो भी टेरर लॉज बने हम उन्हें आंखें बंद करके फॉलो करे जाते हैं, वहां पे भी उसका बहुत मिसयूज हुआ है और वहां सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी जजमेंट्स की हैं इस कानून के खिलाफ, और यहां भी इसका मिसयूज होता है। जैसे वहां पर एफबीआई है तो उसी की तर्ज पे हमें भी अंधभक्ति में यहां पे एनआईए बना दिया हमने जी। अब ये कानून जो इंप्लीमेंट हो रहा है, ये कानून आज तक किसी को भी हमारे देश में इसमें क्लैरिटी नहीं है।
और इसकी सबसे बड़ी बुनियाद और वजह यह है कि जो सैयद मोहम्मद अहमद काजमी साहब का इजरायली एम्बेसी बॉम्ब ब्लास्ट का जो केस हुआ था, जी उसमें हमने एक बहुत महत्वपूर्ण बात रेज की कि ये कानून जो है, इसमें जो कॉग्निजेंस यानी कि संज्ञान लेने वाला कोर्ट जो होता है, वो मैजिस्ट्रेट का कोर्ट नहीं होता, बल्कि एक स्पेशल कोर्ट होता है जो कि कम से कम सेशन जज होना चाहिए। ठीक है। वो एक जो बात है, वो आज तक दिल्ली हाई कोर्ट में पेंडिंग है। हम सुप्रीम कोर्ट तक जा चुके हैं, लेकिन उस पर आज तक फैसला नहीं हुआ है। मैं ये बात आपको आपका टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं, बहुत महत्वपूर्ण बात है इसलिए बता रहा हूं कि जी जरूर। दो तरह की इन्वेस्टिगेशन हमारे देश में हो रही है एनआईए एक्ट के तहत। वो पेरेंट या मदर एक्ट है, उसमें 8 शेड्यूल ऑफेंसेस हैं। उन 8 ऑफेंसेस में से एक एंटी हाईजैकिंग एक्ट भी है और एक उसमें यूएपीए भी है। ये एनआईए का एक शेड्यूल ऑफेंस है और ये सारे जो ऑफेंसेस हैं, ये स्पेशल कोर्ट ही इसका ओरिजिनल कोर्ट होता है। संज्ञान सबसे पहला मैजिस्ट्रेट नहीं लेता, बल्कि स्पेशल कोर्ट लेता। तो एनआईए के सारे केसेस सेशंस जज की हैसियत रखने वाला ही जज ले रहा है पूरे देश में। और दिल्ली के अलावा और केरल के अलावा, जहां हमने ये पॉइंट रेज किया और वहां काजमी साहब की वजह से स्पेशल कोर्ट बन गए, उसके अलावा पूरे देश में मैजिस्ट्रेट संज्ञान ले रहा है। तो अब स्थिति है, जिस दिन भी दिल्ली हाईकोर्ट से यह फैसला होगा कि कॉग्निजेंस लेने की ताकत या संज्ञान लेने की ताकत मैजिस्ट्रेट को है या सेशन जज को यानी कि स्पेशल जज को है, उस दिन आधे केस ये खत्म होंगे, या तो इस तरफ वाले या उस तरफ वाले। ठीक है। अब मैं कुछ चीजें आपसे और समझना चाहता हूं इसी को लेके, जो आपने बहुत बारीकी से बताया कि किस तरीके से जो है मजिस्ट्रेट नहीं सुन सकता, उसके लिए एक स्पेशल कोर्ट होनी चाहिए, स्पेशल मजिस्ट्रेट होगा और वो भी सेशन का होगा। मैं यहाँ समझना चाहता हूँ, तो क्या ये मोहम्मद अहमद काजमी साहब वाला जो मामला है 2012 में, उससे पहले ये व्यवस्था नहीं थी? आपके सवाल उठाने के बाद ये एनआईए की स्पेशल कोर्ट बनी है? एनआईए की कोर्ट्स थी सब जगह पूरे देश में। मैं आपको कह रहा हूं ना, 2 तरह की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज होती है इसमें। एक एनआईए जो कि एफबीआई की तर्ज पे देश में बनाई गई है, और एक स्टेट पुलिस भी यूएपीए लगा सकती है। मगर दोनों ही, या तो स्टेट पुलिस जैसे स्पेशल सेल है, जैसे एटीएस है हर एक स्टेट में, ये सुपर स्पेशल बहुत ही वीआईपी जो पुलिस होती है, जिसका गलत इस्तेमाल होता है हर जगह हर स्टेट में, वो स्पेशल सेल है दिल्ली में, और बाकी जगह एटीएस बनी हुई है, एक्ट जो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड होता है हर एक स्टेट में। तो ये भी अगर 2 तरह की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हो गई, एक तो एनआईए और एक ये हर एक स्टेट की, दोनों ही यूएपीए लगा सकते हैं। लेकिन दोनों ही सूरतों में जो कानून है, ये भी काजमी साहब की जो रेफरेंस पेंडिंग है हाई कोर्ट में दिल्ली में, इशू ये भी है कि भारत सरकार के अलावा, केंद्र सरकार के अलावा यूएपीए कोई भी नहीं लगा सकता। ये भी एक इशू है जो कि सरकार जिससे बच रही है, हर एक सरकार बच रही है। आज 8 साल हो गए, बुनियादी बात यही है। तो इस तरीके से ये इशू पेंडिंग है आज तक। बाकी सारे देश में जो स्पेशल कोर्ट है ही नहीं, केरल के अलावा, केरल और दिल्ली के अलावा स्पेशल कोर्ट जो स्टेट पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, उस पर स्पेशल कोर्ट नहीं है। और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, जिसकी वजह से सब लोग बरी होंगे। यहाँ आपकी बात से निकल के आता है कि चाहे यूएपीए का इस्तेमाल एनआईए करे, चाहे स्टेट की पुलिस करे, सुनवाई जो है वो स्पेशल कोर्ट में होनी, ये आप कहना चाह रहे हैं? शुरू से ही, पहले दिन से। हाँ जी, यही कहना चाह रहा हूं। जो आपका मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन है, उसी बीच में अमित शाह जब इसमें संशोधन करते हैं यूएपीए में, एनआईए में, तो उनका ध्यान उस तरफ नहीं जाता क्या? नजर तो यही आ रहा है, जा नहीं पा रहा, वो दूसरे कामों में ज्यादा बिजी है। मगर एक महत्वपूर्ण, देखिए ये सरकारी अफसरों का ज्यादा काम होता है। अगर किसी नेता से ये उम्मीद करो जो कि इस फील्ड का एक्सपर्ट ना हो, तो अमित शाह जी तो इस फील्ड के एक्सपर्ट नहीं है, वकील नहीं है, ना उन्हें इस चीज की समझ होने की वो है। लेकिन वो एक जो हमारे देश का सिस्टम है, पॉलिटिकल गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन उन जैसे मेटिकुलस व्यक्ति ने भी, जो मेटिकुलस और चाणक्य कहे जाते हैं, या तो उनके अफसर जो है इतने समझदार नहीं है, या उनसे कुछ चीजें छुपाई जा रही हैं, या वो खुद ही जानबूझ के इसी लाइन पे आगे बढ़ना चाहते हैं। इस पे मैं कयास ही लगा सकता हूं। लेकिन जो नजर आ रही है बाज़ाहिर ये बात कि इतना बड़ा लेक्यूना चल रहा है पूरे देश में, लेकिन किसी भी होम मिनिस्टर को, अमित शाह समेत, ना राजनाथ सिंह जी को होश थी, ना चिदम्बरम जी को होश थी, ना किसी और को होश है। कि आपने जो सवाल उठाया दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर, जिसमें आप कह रहे हैं कि स्पेशल मजिस्ट्रेट नियुक्त किया जाना चाहिए, वो इस मामले की सुनवाई करेगा, मजिस्ट्रेट इस मामले को नहीं सुनना चाहिए, इसका जो नुकसान आरोपी है उसको क्या है, सिस्टम है उसको क्या है, या आरोपी को क्या फायदा है और सिस्टम को क्या फायदा है?
देखिए आरोपी को तो नुकसान है, क्योंकि एक को जो पार्लियामेंट ने ये माना कि ये काम जो है शुरू से एक जो सीनियर अफसर है, जुडिशियल अफसर, वो करेगा, क्योंकि पार्लियामेंट और कानून बनाने वाले जानते थे कि इस कानून में लेकुना है, इससे एक्यूज के राइट्स जो हैं इंसाफ के लिए बहुत कम है, तो इसमें गलतियां हो सकती हैं। ये पार्लियामेंट ने माना है, इसीलिए एक सुपीरियर डेजिग्नेशन वाला कोर्ट रखा है पहले दिन की रिमांड से, ताकि जो कमियां कानून में है, जो एक्यूज की जो हिफाजत करने में कानून नाकाम है, वो सीनियर जुडिशियल ऑफिसर बहुत ही मुस्तैदी से वो सिक्योर करेगा। तो ये नुकसान है एक्यूज को, यानी कि मुलजिम को, लेकिन जो सोसाइटी को नुकसान है मैंने वो भी बता दिया। लेकिन जब अल्टीमेटली फैसला होगा तो ये सारा केस खत्म इसलिए होगा क्योंकि जिस जज को पावर ही नहीं थी चार्जशीट एक्सेप्ट करने की, कॉग्निजेंस लेने की, वो कॉग्निजेंस लेगा तो वो बैड इन लॉ होगी, तो वो अब चाहे कसूरवार हो या ना हो वो बरी होगा, सिर्फ एक इसी ग्राउंड पे, जो कि सरकार की कोताही है, सरकार की गलती है कि वो स्पेशल कोर्ट नहीं बना। तो इसमें अब एक सिस्टम का भी नुकसान है और एक्यूज का भी नुकसान। ठीक है, मैं समझना चाहता हूं, अब इतिहास के पन्नों से थोड़ा आप बताइए, आप कितने साल से मुकदमे लड़ रहे हैं, कितने मुकदमे आज तक लड़ चुके हैं, कितने मुकदमों में क्या निकला है कुल मिलाकर? देखिए 2013 के आसपास से काजमी साहब का जब केस हुआ था तब से 7 साल हो गए आज। मैंने जितने भी ये केसेस लिए हैं, और मैं ये केसेस इसी शर्त पे लेता हूं कि मैं, और देखिए मजेदारी वाली बात ये है कि मेरे पास जितने भी लोग हैं, एक टाइम पे तो 167 या 75 मुकदमे थे, मैंने सबके केस ये कह के लिए थे कि मैं आपको बेगुनाह साबित करने के लिए ये केस नहीं लड़ूंगा, मैं सच्चाई ढूंढने के लिए केस लड़ूंगा, और अगर आप सच्चाई की वजह से बेगुनाह साबित होते हैं तभी बेगुनाह साबित होंगे, तभी मेरे पास आए। तो मैंने ये देखा है कि इन सारे केसेस में जो मैंने किए, सारे लोगों को झूठा फंसाया गया है और जानबूझ के एक एजेंडा के तहत फंसाया जा रहा है। पहले आतंकवाद का एजेंडा था और अब दूसरे एजेंडे होते जा रहे हैं। तो सरकार अपने एजेंडे, बिजनेसमैन जिनके पुलिस से साठगांठ होती है वो अपना एजेंडा सेट कराते हैं, इससे पुलिस की किसी से दुश्मनी होती है, और अगर इंटर स्टेट राइवलरी भी होती है ना, जैसे दो स्टेटों में भी आपस में राइवलरी चल रही है, तो वो भी एक स्टेट किसी दूसरे स्टेट के व्यक्ति पे या लीडर पे ये केस दर्ज करा सकती है, ऐसी भी घटनाएं सामने आई हैं। तो इसका पूरा मिसयूज हो रहा है। कितने लोग बरी हुए हैं आपके आज तक? देखिए इसमें बहुत सारे लोग बरी हो चुके हैं, मगर इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसमें देर बहुत लगती है। जो एक मुकदमा जो है जजिस के ऊपर इतना बर्डन है, स्पेशल कोर्ट्स के ऊपर, कोई भी स्पेशल कोर्ट जो दिल्ली में भी बना है और जो दूसरी जगह स्पेशल कोर्ट है ही नहीं, तो उनके पास अपना रेगुलर काम भी होता है और ये केस भी आ जाते हैं। तो एक एक केस को 20-20, 25-25 साल लगते हैं। हमारे आने के बाद कम से कम ये शुरू हुआ है कि ये मुकदमे बहुत तेजी से चल रहे हैं, क्योंकि हम इसमें ध्यान लगा के काम करते हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं जैसे अब दिल्ली दंगे के मामले में ताहिर हुसैन पे लगा दिया गया है, उधर उमर खालिद पे लगा दिया गया है, जामिया हिंसा के कुछ छात्रों पे लगा दिया गया है, जम्मू कश्मीर में 3 पत्रकारों पे लगा दिया गया है, ये आपकी नजर से गुजरा होगा, उसे कैसे देख रहे हैं आप? ये देखिए, ये सीधा सीधा भारत के संविधान से और देश के कानून से, भारत के कानून से बेईमानी है, उसके साथ धोखाधड़ी है, ये ऑफेंसेस इन पे लगाना। ये लोग सभी भारत का संविधान बचाने के लिए, और ये सब जितने भी प्रोटेस्ट आप देख रहे हैं, सब में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर होती है और संविधान होता है हर एक के हाथ में। जितने भी आपने एनटीसीए, एनआरसी प्रोटेस्ट देखे होंगे, तो अगर देशद्रोह, देश के साथ गद्दारी, संविधान को पकड़ना है, तो आप समझ सकते हैं कि ये संविधान के खिलाफ कोई ऐसा कानून समझते हैं कि संविधान की हिफाजत करना देशद्रोह है। ये बात ये कही जा रही है इन केसेस के जरिए। तो आप समझ सकते हैं ये कितनी खतरनाक और दहशतनाक बात है कि संविधान को प्रोटेक्ट करना देशद्रोह बताया जा रहा है। इसका मतलब क्या मनुस्मृति हमारे देश में चलाई जाएगी? क्या मनुस्मृति को प्रोटेक्ट करना देशभक्ति है? ये लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम है और इसको आपके दर्शकों को समझना चाहिए। संविधान की हिफाजत करना देशद्रोह बताया जा रहा है। मैं पहलू समझना चाह रहा हूं सर,
आपने कहा कि जिनके पास हथियार बरामद होंगे उन पे यूएपीए लगाया जा सकता है, जिनके पास बहुत सारी चीजें ऐसी बरामद होंगी जो देश के खिलाफ बगावत वाली आ रही हैं। तो जो 3 पत्रकार हैं जम्मू कश्मीर के, उनके पास से तो ऐसा कुछ बरामद नहीं हुआ, उन्होंने सिर्फ लिखा है। और जो दिल्ली हिंसा वाले मामले हैं ताहिर हुसैन वाला, उसमें ताहिर हुसैन पर हत्या का आरोप है। देखिए, मैं यही कह रहा हूं आपको, दोनों को, एक जो कश्मीर के पत्रकार पकड़े गए हैं उनको एक अलग ब्रैकेट में रखना चाहिए, और ये जो सीए एनआरसी वाले लोग हैं इनके दूसरे ब्रैकेट में रखना चाहिए, राइटिंग वालों को दूसरे ब्रैकेट में रखना चाहिए। तो कश्मीरी जहां तक बात है, उन्होंने अगर कुछ लिखा है तो वो भी यूएपीए में नहीं आता, क्योंकि इसमें आर्म रिबेलियन टाइप की स्थिति होना और एक्सप्लोजिव्स का इस्तेमाल होना, एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल के लिए इन्वोक करना, अगर उन्होंने, मैंने उनकी केस हिस्ट्री नहीं पढ़ी है कश्मीरी पत्रकारों की, अगर उन्होंने ऐसा लिखा है कि देश में हम लोगों को हथियार उठा लेने चाहिए और हथियार उठा के भारत सरकार के ऊपर हमला कर देना चाहिए, या इस तरह की कोई मिलती जुलती बात कही है, तब यूएपीए लग सकता है। शॉर्ट ऑफ दैट, यूएपीए अगर वो कुछ खिलाफ भी लिख रहे हैं सरकार के तो नहीं लग सकता। ये है यूएपीए का कानून। और जहां तक ये राइटिंग के केस हैं, भले ही इसमें मर्डर हो जाए, ये लग सकता है तो कपिल मिश्रा पे लग सकता है यूएपीए, ये लग सकता है तो आरएसएस के उन फंक्शनरीज पे लग सकता है जो ये कह रहे हैं कि संविधान को खत्म करके हमें मनुस्मृति लानी है, और उसके बाद वो हिंसा करते हैं, तब लग सकता है। जो लोग संविधान की रक्षा के लिए मर्डर, अगर राइटिंग हुई ना तो वो मर्डर का केस लग सकता है उन पे मैक्सिमम। और अभी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो गुनहगार है, मर्डर का केस उनके ऊपर सही है या झूठ है, वो सारे उनके ऊपर एलिगेशंस जो है, क्योंकि मुझे इस बात की जानकारी है, वो सरासर बेबुनियाद झूठ है, और हम वो बहुत सारे केसेस से साबित भी कर रहे हैं। लेकिन सर ये कौन डिसाइड करेगा? हर कोई आदमी अपने हिसाब से संविधान की व्याख्या कर रहा है और कह रहा है मैं संविधान बचा रहा हूँ, बीजेपी वाले कह रहे हैं हम संविधान की रक्षा के लिए खड़े हैं, और तमाम जो लोग विरोध कर रहे हैं वो भी संविधान की रक्षा के लिए बात कर रहे हैं, तो ये तो विवाद है ना। विवाद है, मैं मानता हूं, मैं आपको यही कह रहा हूं, अगर लग सकता है तो कपिल मिश्रा वगैरह पे लग सकता है, क्योंकि जो लोग संविधान हाथ, कपिल मिश्रा साहब संविधान हाथ में लेके नहीं खड़े हैं, मगर ये विवाद है फिर भी, तो यूएपीए कपिल मिश्रा पे भी नहीं लगना चाहिए अगर उस तरीके से देखा जाए तो। लेकिन अगर किसी पे लग सकता है तो वो मैं तब कह रहा हूं, इन लोगों के ऊपर तो बिल्कुल लग ही नहीं सकता। क्या संविधान हाथ में लेके और बाबा साहब की तस्वीर लेके कोई कुछ भी करेगा उस पर यूएपीए नहीं लगेगा सर? नहीं लगेगा, परंतु यदि वो ये बोल रहा होगा कि हम भारत सरकार को तलवार के जोर पे, बंदूक के जोर पे हटा देंगे, चाहे वो कुछ भी हाथ में ले, लेकिन यहां ऐसा कोई नहीं कह रहा। तो ये कह के हम भारत की सेना को बंदूक के जोर पे, तलवार के जोर पे, बमों के जोर पे हरा के और अपना राज्य, हिंदू राष्ट्र स्थापित कर लेंगे, जैसा अभिनव भारत कह रहा है, जो आर्यव्रत नाम का देश बनाना चाहता है। यदि वो सिर्फ एक प्यार से बात भी करता है और ये कहता है बहुत ही मृदुल भाषा में, जिसे कहते हैं ना मृदु भाषा में करता है तब बात, तब भी उस पर लगे। मगर कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि हम भारत के संविधान को बचाएंगे, भारत को एक रखेंगे, तो उसके ऊपर नहीं लग सकता। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बारीकी से तमाम चीजें बताई और पिछले 52-53 साल का यूएपीए का इतिहास बताया, यूएपीए कैसे कैसे बदला और कैसे कैसे यूएपीए आज के दौर में खड़ा हुआ है। अब सिंगल पर भी लगाया जा सकता है, पहले समूह पे या ग्रुप पे या किसी संगठन पे लगाया जाता था, लेकिन अब सिंगल आदमी पे भी लगाया जा सकता है। और हाल फिलहाल के जो दिल्ली के दंगे के मामले में लगाया गया है, उस पर भी आपने बहुत बारीकी से प्रकाश डाला कि उन पे नहीं लगाया जा सकता, उन पे हत्या के और तमाम केस दर्ज किए जा सकते हैं, और इन तमाम मामलों को लेकर आप कोर्ट में लड़ ही रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो सवाल आपने उठाया कि मजिस्ट्रेट उस मामले को लोअर कोर्ट का नहीं सुन सकता है, उसके लिए सेशन कोर्ट का जज होना चाहिए और वो भी स्पेशल कोर्ट के अंदर बैठा हुआ, उस पर हाई कोर्ट क्यों खामोश है, सुप्रीम कोर्ट क्यों खामोश है, और देश के गृह मंत्री अमित शाह जो चाहते हैं इन तमाम मामलों में जल्द से जल्द सुनवाई हो और जल्द से जल्द लोगों को सजा दी जाए, वो क्यों इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं या उनकी मशीनें उनको नहीं बता पा रही है। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बने रहेगा यूं ही धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, जय भीम सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा हमारी खबरों को शेयर करते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए उलझते मुद्दे के साथ किसी और शख्सियत से आपको कराऊंगा रूबरू। फिलहाल के लिए अभी इजाजत।